हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा जो लास्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम रहा है 2.8, जो कि है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है बच्चों, आप जाकर पोएम देख लो, क्योंकि जब तक पोएम नहीं देखोगे आपको उसका आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं समझने वाला है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स हमारे, सबसे पहले आइस ब्रेकर से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस हैव फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, डिस्कस द रीजंस इन द क्लास। तो पहला रीज़न क्या है सिविलाइजेशन के लिए? पहला है तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा है फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर जो है बैंक्स ऑफ रिवर में अवेलेबल है, फिशिंग ग्राउंड भी है और ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश पूरी तरीके से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेमस सिटीज दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स गिवन बिलो। यानी कि फेमस सिटी के बारे में हमको बताना है, कौन सी ऐसी सिटीज है जो कि रिवर बैंक्स के नज़दीक है, जहाँ पर रिवर्स जो है वो ज़्यादा करीब है उनके। एक है गंगा जो कि वाराणसी में है, यमुना मथुरा में है, गोदावरी में राजामुंद्री है, वरादा में सागर है, कृष्णा जो है कृष्णा नदी वो है तुम्हारी विजयवाड़ा में, और तापी नदी जो है वो है हमारी सूरत में। तो ये सारे हमारे रिवर्स एंड सिटी के नेम हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑन द बैंक्स ऑफ विच फॉलोइंग सिटीज हैव प्रॉस्पर्ड। तो कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमको अभी इंटरनेशनल लेवल पे बताना है कहीं ना कहीं। तो कौन सी सिटीज़ है, कौन से रिवर्स है? लंदन में थेम्स रिवर है, कायरो में नाइल है, न्यूयॉर्क में हडसन है और पेरिस में सेन। तो दीज आर द रिवर्स एंड दीज आर द सिटीज़। Divide your class into groups and discuss the changes that might have taken place when the cities grows on the banks of river। तो हमको डिस्कशन करना है किस चीज़ के बारे में कि क्या चेंजेस आते हैं when the cities grow, जब cities बढ़ते हैं बैंक्स ऑफ रिवर में तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वहाँ पर। dwellings are built, बेसिकली उस सिटी को और ज़्यादा बिल्ट किया जाता है, बनाया जाता है। पॉपुलेशन बढ़ता है, फिशिंग और ज़्यादा बढ़ता है, माइग्रेंट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है, ट्रेडिंग कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी जो है यानी कि और ज़्यादा डेवलप होने की कोशिश करते हैं वहाँ पर सिटीज़ में। पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ट्रेड बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, फिशिंग जो है वो कहीं ना कहीं फिशिंग की वजह से रिवर सिस्टम हार्म हो जाता है, रिवर सिस्टम जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और धीरे धीरे नदी की जो है वो स्लो डेथ होना शुरू हो जाती है, यानी पूरी तरीके से पॉल्यूट हो गया उसका पानी। तो हमने इतने सारे पानी को क्या किया है, पॉल्यूट कर दिया है। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैपन्स व्हेन अ सिटी ग्रोज नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बच्चों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। Brainstorming session, certain questions are being given which we have to answer. So the first question says, discuss the importance of nature in the lives of people from the northeastern part of India as expressed in the poem with reference। यानी कि नेचर जो है, मदर नेचर जो है, निसर्ग जो है, इसका आंध्र प्रदेश के लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको बताना है। पहला आता है हमारा फ्लावर्स। Tuberoses are woven into wreaths to be placed on the body of the departed as a mark of love and respect। तो ट्यूबरोसिस बच्चों रजनीगंधा के जो फूल होते हैं मैंने आपको बताए थे, जिसका क्या बनता है, एक रेत बनता है, एक ऐसी रिंग होती है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, जो डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? लव और रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर, जहाँ के लोग मानते हैं रिवर जो है उसके अंदर सोल होती है। दे रिस्पेक्ट द रिवर्स एंड इवन रिवियर इट एज डिवाइन एज इट्स वाटर्स आर इमॉर्टल। अब क्योंकि पानी इमॉर्टल माना जाता है, अमर माना जाता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है वो रिवर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट बाम्बू हाउसेज, जो उनके बाम्बू हाउसेज है। तो कूल बाम्बू जो है उन्होंने बोला है, इसका मतलब द कलर इज कूल ग्रीन। The place where bamboo grows is also cool. Bamboo is used extensively. Houses are made of bamboos. तो वहाँ पर उनके घर जो है वो बाम्बू से बनाए जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पर बाम्बूज है यानी कि वहाँ जो हरियाली जो है, ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ग्रीनरी होगी वहाँ का एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, कूल होगा। ईस्ट करके वर्ड यूज़ किया गया है, तो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है सनराइज का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। उनका मानना है कि डेड आर प्लेस्ड विद फीट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट सो दैट देयर सोल डायरेक्टली एंटर्स द गोल्डन हाउसेस ऑफ द सन। दे बिलीव दैट फाइनली सोल्स मस्ट अटेन द सन्स अबोर्ड इन द ईस्ट। तो कहीं ना कहीं ईस्ट के डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वहाँ माना जाता है जो पैर होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, वेस्ट की तरफ होना चाहिए, ताकि जो सोल है, इंसान जब जो उसकी डेथ होती है तो उसकी आत्मा निकलकर सीधा सीधा कहाँ जा रही है, सन की तरफ जा रही है, अबोर्ड में यानी कि हेवन की तरफ जा रही है। तो ये सारी
चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नेचर के बारे में मेंशन की गई है और उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हर स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, पिक आउट द लाइंस दैट डिस्क्राइब द पोएट्स टाउन। तो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अपने जो होम टाउन के बारे में बात की है, तो कौन से स्टैंजाज में कौन सी लाइन दी है हमको बताना है। तो सबसे पहला है हमारी लाइन 2 जो कि स्टैंजा 1 में है, माई होम टाउन लाइज कामली एमिस्ट द ट्रीज। ये बताया उन्होंने कि मेरा होम टाउन जो है वो पूरे जंगल और झाड़ों के बीच में होता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, हमेशा एक जैसा रहता है, समर में भी विंटर में भी। उसी के साथ साथ विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, यानी वैली जो है वहाँ से बहते रहती है और उसी के साथ साथ कई सारे डस्ट भी वहाँ से क्या हो रहे होते, बह रहे होते, जो कि लाइन 3 to 6 है हमारे स्टैंजा 1 के। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स मेंशन इन दी एक्सट्रैक्ट, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में जो बताया गया है पोयम में, हमको उनके नाम बताने हैं। ट्रीज के बारे में बताया है, विंटर समर ये सीजन्स है जो कि नेचुरल होते हैं। विंड है, ट्यूबरोसिस रजनीगंधा जो एक फूल के बारे में है। लाइफ के बारे में है, लैंड रिवर एंड स्टार्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचर में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज The river has a soul. Elaborate the concept in your own words as the poet has explained in the extract. तो हमको ये river has a soul को क्या करना है, डिटेल में उसके बारे में बताना है। जैसे बच्चों पोएम के टाइम पर ही मैंने आपको बोल दिया था ये पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शी पर्सोनिफाइज द रिवर। तो सोल जो है इंसान की एक क्वालिटी है जो रिवर से कंपेरिजन की जा रही है। रिवर फ्लोज विद ग्रेट फोर्स लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। The river flowing with great force can be like a person pouring out grief in a storm of emotion. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक इंसान इमोशनल हो जाता है जब, और इमोशन में बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है अपने इमोशन को शो करते टाइम पे, उसी तरीके से कंपैरिजन रिवर की गई है जो इस तरीके से बह रहा है जैसे टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख मना रहा हो। रिवर ऑल्सो सीम्स टू बी होल्डिंग इट्स ब्रेथ मे बी बिकॉज इट इज चोकिंग विथ फिल्थ। रिवर जो है कहीं ना कहीं अपनी सांसें रोक रखा है उसने। क्यों रोक रखा है? अपनी सांसों को इसलिए रोक रखा है उसने क्योंकि ये जो इतनी फिल्थ हो गई है, फिल्थ से यानी कि गंदगी से भर चुकी है। तो जब हमारे आसपास पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उस पोल्यूशन की वजह से हमको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। सोचो रिवर के साथ क्या हो रहा होगा जिसके अंदर इतनी सारी फिल्थ, इतनी सारी डर्ट रखी है। इसलिए बोला गया है कि रिवर ने अपनी सांसों को रोक रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर फिशेस नहीं है। पोल्यूशन की वजह से जो मरीन लाइफ है वो भी इफेक्ट हो जाती है। क्लियर और स्पार्कलिंग नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। रिवर के अंदर आप क्लियरली देख नहीं सकते हो, इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है। सो द पोएट सेज आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। इसलिए बोला गया है कि रिवर ने अपनी सांसें रोक रखी है क्योंकि उसको ऐसी कहीं लैंड पर जाना है जहाँ पर उसको क्या देखने मिले, अपने अंदर फिशेस देखने मिले, और रात को चमचमाते तारे जो है उसका रिफ्लेक्शन, उसकी जो शाइनिंग होगी, उसकी जो स्पार्कलिंग होगी वो मेरे किस में दिखनी चाहिए, रिवर में दिखनी चाहिए। The poet is convinced with the thought of immortality of water. Pick out the relevant lines. तो immortality यानी कि अमर रहने वाली चीज़ है। तो उन्होंने यहाँ पर कौन सी लाइन में बोला है? थर्ड स्टैंजा की पहली लाइन में रिवर हैज़ अ सोल। तो ये बताता है द वाटर इज इमॉर्टल। Next question says the poet has used some unconventional expressions. Illustrate them in your own words. यानी कि कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल बातें उन्होंने कही है तो हमको इलस्ट्रेट करके एग्जाम्पल देकर बताना है। पहला है टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। जैसे बच्चों मैंने अभी कहा कि इंसान जब दुख में होता है अपने इमोशंस में बहता है, उसी तरीके से रिवर्स भी टॉरेंट ऑफ ग्रीफ यानी कि दुख के अंदर क्या हो रही है, बह रही है। द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक रिवर जिसके अंदर फिशेस होती है, उसी के साथ साथ जब रात को स्पार्कल दिखाई देता है तारों का उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर रिवर में बहुत ज़्यादा डर्ट और फिल्थ भर चुका है, रिवर पोल्यूटेड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से क्या हो रहा है, रिवर के अंदर अब वो शाइनिंग, वो स्पार्कलिंग बिल्कुल भी नहीं रही है, और ना ही उसके अंदर वो मरीन लाइफ है जो फिशेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डर्ट उसमें भर चुकी है। तो रिवर जो है लैंड की तलाश में है, ऐसे लैंड की तलाश में है जो कि क्लीन होगा, जहाँ वो बहकर जाए तो क्लीन होगा, उसके अंदर फिशेस होगी, क्लियर वाटर होगा, और उसी के साथ साथ रात के वक्त स्टार्स की शाइनिंग जो स्पार्कलिंग होगी वो दिखाई दे। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स बोला जा रहा है। देयर इज श्राइन प्रोबेबली इन द टाउन विच हैज पिक्चर्स इनसाइड. Pictures may be those of the happy moments experienced by the people in the town. Those memories are so sacred that it is a shrine to them. They protect and guard it because they only have sad and grim things happening at present.
तो श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, बेसिकली श्राइन एक होली प्लेस होती है, एक सेक्रेट प्लेस होती है, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन लोगों के बीच में जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्रेजेंटली डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए सब दुख में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में मन में एक तस्वीर बनाकर रखी है। किस चीज़ की तस्वीर है वो खुशियों की, जो उन्होंने आपस में यहाँ नेचर के बीच में रहकर बांटी है। तो वो खुशियाँ उसी के अंदर, उसी की यादों के अंदर जो है वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटली तो कोई भी वहाँ पर डेवलपमेंट की वजह से खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है द पोएट हैज कनेक्टेड द नीड टू प्रिजर्व नेचर विद द बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड हर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी और उनकी मेमोरीज की बात चल रही है। राइट डाउन द मेजर्स यू विल टेक टू कन्विंस पीपल रिगार्डिंग द नीड टू कंजर्व नेचर। तो यहाँ पर तुमको ऐसे क्या मेजर्स आप लोगे, किस तरीके से मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, लोगों को रियलाइज करवाएंगे कि हम मदर नेचर से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। मदर नेचर को बचाना कहीं ना कहीं नेचर को बचाना अपने आप को बचाने के बराबर है। और ये लोगों को रियलाइज करवाने के लिए I can address my steps in 2 sections. The first would be the children. Saving water would be the first thing to teach children. सबसे पहला काम करूंगी मैं, बच्चों को सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी कि पानी जो है उसको बचाना है, उसकी बचत करनी है। तो इस चीज़ को सिखाने की शुरुआत मैं बच्चों से करूंगी। Storytelling, poems, songs, games and cartoons can easily bring the ideas of conservation to young minds. तो बच्चों को ये सारी चीज़ें कैसे बताया जा सकता है? बच्चों को बताने के लिए बच्चों का ही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों का तरीका क्या होगा जिससे वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे? जैसे स्टोरी टेलिंग हो गई, पोएम्स के जरिए आपने उनको बताया, गाना गाकर बता दिया, गेम्स, कार्टून्स, ये ऐसे आइडियाज़ है जिसके थ्रू आप उनको सिखा सकते हो पानी की बचत कैसे होती है। आई वुड टेक माई आइडियाज़ टू स्कूल्स। मैं अपने आइडियाज़ को स्कूल्स, पार्क्स, मॉल्स और ऐसी जगहों पर ले जाऊंगी जहाँ पर मैं थोड़े से यंग और एडल्टहुड में जो बच्चे आते हैं उनको भी सिखा सकूँ। द अदर सेक्शंस इज ऑफकोर्स द अडल्ट पब्लिक। जो दूसरे सेक्शन है वो अडल्ट पब्लिक की है, अक्रॉस द इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल्स, यानी कि जितने भी अडल्ट है अब बात उनकी कर रही हूँ मैं। विल ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी केयरलेस थिंकिंग दैट दे कैन अफोर्ड वेस्टेज। जो अच्छे खासे हैं हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम वेस्टेज नहीं करो, वो तो अपने आप में ही समझदार होते हैं, उनको पता होता है हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। और उनको रियलाइज़ होना भी ज़रूरी है कि ये सारे स्कैर्स रिसोर्सेज है, स्कैर्स मतलब लिमिटेड है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। एंड इन द प्रोसेस इनडायरेक्टली डिनाइंग द नेसेसिटीज टू द नीडी, आई विल डू एवरी पॉसिबल थिंग थ्रू वेरियस मीडिया टू स्प्रेड द फॉलोइंग मैसेज। यानी मैं हर तरीके से वो काम करूँगी जिससे मैं मैसेज जो है वो लोगों के बीच में पहुँचा सकूँ। तो क्या तरीका अपनाया है, क्या क्या मैसेज पहुँचाना है? सेव वाटर, ईट लोकल, यानी कि बाहर जाकर नहीं खाना है, लोकल जो लोकलाइट्स होते हैं उनके पास से खाया करो। प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दो, यूज़, रीयूज़, रिसाइकल, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये वाला फॉर्मेट 3 R's जो है हमारे उस पर फोकस किया जा सकता है। ट्रीज़ को प्लांट करो, सेव करो ट्री को। यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, यूज़ बाईसाइकिल, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। एंड शेयर ऑल पूल कार्स, बेसिकली जैसे शेयरिंग ऑटो होती है, शेयरिंग कैब्स होती है, तो जहाँ पर आपको जाना है तो 4-5 लोग मिलकर एक शेयर कैब या शेयर ऑटो या शेयर पूल कार्स करके जा सकते हो। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्राई टू सेव द एनवायरमेंट। सॉरी। राइट डाउन द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द सीजन्स फ्रॉम द पोएम। तो सीजन से रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो एक है हमारा समर और विंटर जो कि स्टैंजा 1 में है, स्टैंजा 3 में अगेन समर जो है हमारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कूल जो दिया है वो बैम्बू के लिए यूज किया गया है। हैप्पी जो है जैसे कि श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स है हमारी लाइन, तो पिक्चर्स है। वी वेप्ट इन ड्रेडफुल साइलेंस, तो वो दिया है ड्राई अर्थ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द adjectives that has been used for certain nouns. Okay, read the expression a sad wreath of tuberoses is the wreath sad, explain the figure of speech. तो यहाँ पर जो है बच्चों देखो जिस तरीके से ये लाइन लिखी गई है a sad wreath of tuberoses, sad wreath यानी wreath जो है उसको sad बोला जा रहा है। ये जो रेथ है इस तरीके से, ये जो रिंग है इसको क्या बोला जा रहा है? सैड बोला जा रहा है। तो क्या ये सैड है? तो ये जो हमको फिगर ऑफ स्पीच दिया है इसको एक्सप्लेन करने बोला है। फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। द सैड मोनर्स हैव प्लेस्ड द रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस ऑन द डेथ। इमोशन ऑफ सैडनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फ्लावर्स फॉर इफेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है यहाँ पर क्या है कि जो इमोशन है सैडनेस का
उसको ट्रांसफर किया गया है किसको, फ्लावर्स को, एक इफेक्ट देने के लिए, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए बोला गया है कि अ सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। क्या रेथ सैड है? नहीं, सैड कौन है, जिन्होंने वो जो फूल का ये रखा हुआ है, ट्यूबरोसिस जो है, रेथ जो है वो ले जाकर डेड बॉडी पे रखा है, दुखी वो लोग होते हैं ना, रेथ जो है वो दुखी नहीं होता है। लेकिन ट्रांसफर एपिथेट बोलता है अ सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। तो यहाँ पर इमोशंस हमने क्या कर दिए है, ट्रांसफर कर दिए। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस ट्रांसफर एपिथेट व्हिच हैज बीन गिवन एज अ फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम। नेक्स्ट इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम। फॉर एग्जाम्पल टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब ये जो दिया है टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, इसका मतलब क्या होता है? टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, द पोएट हैज स्पोकन ऑफ द रिवर मेटाफोरिकली, यानी इनडायरेक्टली रिवर के बारे में बात करते हुए उसको एज ए ह्यूमन कंसिडर करके बताया है। क्योंकि ग्रीफ और दुख जो है वो किसको होता है, इंसान को होता है। तो इंसान की ये क्वालिटी को क्या करके बता रहे हैं हम लोग, कंपेयर करके किसको बता रहे हैं कि रिवर जो है वो ज़्यादा टॉरेंट ऑफ ग्रीफ यानी कि दुख जो है वो मना रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. So the indirect comparison describes the river to be like a human overcome by emotion. जिस तरीके से human overcome करता है emotions को, it sweeps along with a great speed and the water are the tears. तो यानी कि यहाँ बोला जा रहा है tears as if it is pouring out sorrow. तो जब इंसान दुखी होता है तो अपने आप इमोशंस के थ्रू उसके आंसू जो है वो निकलते हैं। तो यहाँ पर रिवर के बारे में बात कर रहा है और हमको बता रहा है कि रिवर भी क्या है, दुखी है। विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, गॉर्ज इज बेसिकली वैली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द विंड ब्लोइंग थ्रू द नैरो गॉर्जेस क्रिएट्स अ लाउड रोरिंग साउंड लाइक होलिंग। तो यहाँ पर ये जो हाउलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने वाली जो आवाज़ होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जब ये रिवर क्योंकि दुखी है तो जिस तरीके से वो माउंटेन्स के बीच में से होता हुआ जा रहा है तो उसके जाने की क्या हो रही है, शोर हो रही है, आवाज़ हो रही है। कंपैरिजन इज इनडायरेक्ट एज एंड द साउंड लाइक दैट ऑफ अ बीस्ट हॉलिंग इन द विंड। तो किसी बीस्ट टाइप की आवाज़ है जो कि वाइल्ड बीस्ट है, उसकी आवाज़ को कंपेयर किया गया है किससे, हॉलिंग साउंड से, जो कि रिवर का साउंड है। रिवर हैज़ अ सोल, द रिवर इज स्पोकन ऑफ एज अ लिविंग बींग। तो रिवर को बोला गया है कि वो एक जिंदा, जैसे एक लिविंग बींग है, एक जीव है जिसमें जिंदगी है, जिसमें जान है, जो कि एक ह्यूमंस में होती है। The river moves like a human of its own volition. Its fast moving waters are comparable to violent emotion. तो ये जो fast moving water है river का, इसका comparison किया गया है किससे, violent emotions के साथ में। Hence the poet speaks of the river having a soul. इसीलिए poet जो है वो river के अंदर एक soul है, बार बार बोलता है, उसकी comparison human emotions के साथ करता है। It holds its breath, यानी कि river ने अपनी सांसें रोक रखी है। सांसें तो river के पास है ही नहीं, ये किसके पास होती है, किसकी क्वालिटी होती है, ह्यूमन की होती है। तो क्यों बोला गया रिवर ने सांसें रोक रखी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन, डर्ट और फिल्थ भर गया रिवर के अंदर कि कहीं ना कहीं वो एक लैंड ऑफ फिशेस और स्टार्स के बारे में सोच रही है। द रिवर हैज़ a soul, life and death. These are two expressions that are repeated in the poem. ये दो expressions को बार बार repeat किया गया है, but both of them indicate different figures of speech. Find out and discuss. लेकिन दोनों के ही figure of speech क्या है, अलग है, तो हमको बताने हैं कौन से figure of speech में आते हैं। पहला है द रिवर हैज़ अ सोल। तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था, ये एक पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी जो है वो रिवर को दी गई है, विच इज ऑफ सोल। It is used to personify the river. Several human-like qualities are attributed. तो इसीलिए क्या दिया गया है, बहुत ही ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो कि रिवर को दी गई है। कौन सी क्वालिटी है? It cuts through the land. It is cascading in grief. It holds its breath and it seeks a land. तो ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो रिवर को बताए, रिवर के बारे में बोली गई है। लाइफ एंड डेथ जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, वो एंटीथेसिस है क्योंकि अपोजिट वर्ड्स जो है उसका यूज़ किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट वाला यूसेज जो है लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, तो पहला लाइफ एंड डेथ क्या बताता है, अपोजिट वर्ड्स। दूसरा लाइफ एंड डेथ में हमको बताता है आयरनी यूज किया गया है। आयरनी टू इंडिकेट दैट नीदर लाइफ नॉर डेथ इज परमानेंट, आयरॉनिकली द रिचुअल्स आर परमानेंट। तो ऐसा बोला जा रहा है, आयरॉनिकली बेसिकली एक सटायरिक टोन होता है जहाँ पर क्या होता है, बोला जा रहा है कि लाइफ और डेथ तो परमानेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन रिचुअल्स हैं वो परमानेंट है। हमारे रिचुअल्स नहीं मरने वाले हैं, लेकिन हमारे जो लाइफ एंड डेथ है वो परमानेंट नहीं है। सो दैट इज हाउ आयरॉनिकली द स्टेटमेंट इज गिवन। फाइंड आउट द ब्यूटी ऑफ द फ्री वर्स रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम। अब ये जो पोएम है ये फ्री वर्स है क्योंकि इसमें राइम स्कीम नहीं है। तो सिंस देर आर इरेगुलर लेंथ्स ऑफ लाइन एंड नो राइमिंग, क्योंकि इसके अंदर
लेंथ ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा है, कोई राइम स्कीम नहीं है। द रीडिंग ऑफ द पोयम इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग, तो जो पोयम को पढ़ा जाता है वो इस तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे हम किसी स्टोरी को पढ़ रहे हो, क्योंकि राइम स्कीम है ही नहीं। Each stanza has a different number of lines and there is no order for arranging the short and long lines. इसी के साथ साथ क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये कंप्लीट फ्री वर्स है। पोयम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी राइम स्कीम और प्रेडिक्टेबल रिदम, और ना ही उसके अंदर कोई रिदम दिया गया है। सो वी फील देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, इसीलिए इसके अंदर एक फ्रीडम है। वी आर फ्री टू इमेजिन द वाइड स्प्रेड सेटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न टेरेन ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, मिस्ट, गोल्डन सनलाइट एंड द टाउन बाय द रिवर। इसी के साथ साथ हम कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे भी इमेजिन जो है हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्रेडिक्टेबल रिदम दिया ही नहीं है ना, कोई राइमिंग स्कीम दिया ही नहीं ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न टेरेन के बारे में, यानी कि वहाँ के बारे में, वहाँ के रिवर के बारे में, पहाड़ के बारे में, उसी के साथ साथ वैलीज के बारे में, या फिर हम वहाँ के होम टाउन के बारे में, वहाँ के हाउसेस के बारे में, हम किसी भी तरीके से अपना इमेजिनेशन पावर यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि पोयम में जो डायग्राम दिया है या फिर जो पिक्चर या इमेज ड्रॉ है हम उसी को हिसाब से सोचें। वी आर फ्री टू थिंक अबाउट इट। Next question says, prepare the arguments for group discussion on the topic a balanced progress never harms nature। यानी कि हमको क्या करना है, एक ग्रुप डिस्कशन करना है जो कि फॉर एंड अगेंस्ट में होगा। तो जहाँ पर हमको बोलना है अ बैलेंस प्रोग्रेस, यानी कि एक ऐसा प्रोग्रेस जो मदर नेचर को हार्म नहीं कर रहा होगा। तो फॉर में अगर आपको बोलना है, उसके फेवर में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रोथ शुड बी प्लान्ड टू टेक प्लेसेस इन स्टेजेस, planning vital for growth, sustainability must be ensured, pros and cons of the effect। तो basically these are the pointers that we can put up for your favor and against। तो you all can go through the same। next we will move on to the next question। basically जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है उसी तरीके से फेवर और अगेंस्ट होता है हमारा जब हम एक ग्रुप डिस्कशन या डिबेट करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कंपोज 4 to 6 लाइन ऑन गिफ्ट ऑफ सीजन्स। तो बेसिकली एक टॉपिक दिया जाएगा जहाँ पर आपको 4 से 6 लाइन पोएम बनाकर लिखनी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ईच सीजन ब्रिंग्स अ स्वीटली रैप्ड गिफ्ट, यानी हर सीजन अपने में ही एक गिफ्ट लेकर आता है। वी कैन गिफ्ट हर बैक नो वाटर पोल्यूशन इन द सीजन ऑफ सन, यानी कि हम हर एक सीजन को क्या कर सकते हैं, गिफ्ट वापस से, जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है बच्चों हम देते हैं बर्थडेज में, उसी तरीके से हम हर सीजन में भी रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। कैसे? वाटर पोल्यूशन ना करते हुए, जब सीजन सन का हो यानी समर का हो। नो एयर पोल्यूशन व्हेन द रेन कम्स डाउन, और एयर पोल्यूशन नहीं करना है जब रेन आती है। एंड नो डिग्रेडेशन द रेस्ट ऑफ द ईयर, और इसी तरीके से पूरे साल जो है हम किसी भी तरीके से हम अपने नेचर को डिटीरियोरेट, खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, रेफर टू द अर्लीस्ट पोएम फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर एन अप्रिसिएशन। अब पोएम के अप्रिसिएशन के लिए हमको क्या लिखना होता है, वो रेफर करना है हमको प्रीवियस पोएम्स में, और उसी हिसाब से हमको इस पोएम का क्या बनाना है, अप्रिसिएशन। तो पहले तो सबसे पहले बच्चों हम पोएम का टाइटल लिखते हैं, द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, रिटन बाय राइटर का नाम, पोएट का नाम। Mamang Dai is a beautiful word picture. It is also a lament of the poet about a beautiful native land of Arunachal Pradesh। इसी के साथ साथ कहाँ की है ये पोएम, अरुणाचल प्रदेश, जो पोएट ने खुद एक अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हुआ क्या किया है इसके अंदर बताया है। अब ये जो थीम है, द थीम शोज इन द poem the way she begins the poem that small towns remind her of death is shocking। अब जैसे उन्होंने जो शुरुआत की है इस पोएम के अंदर कि छोटे जो ये टाउन्स होते हैं उनको किस चीज़ की याद दिलाते हैं, डेथ की याद दिलाते हैं। तो थोड़ा सा शॉकिंग था सुनकर हमारे लिए कि यहाँ पर डेथ की बात जो है वो क्यों हो रही है। शी इम्प्लाइज द टाउन इज अनचेंजिंग इन ऑल वेदर्स, उसका कहना है जो टाउन है वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड थर्ड लाइन, इन द समर इन द विंटर होम टाउन मेरा सेम रहता है, तो किसी भी सीजन में चेंज नहीं होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट की वजह से जो क्या होता है, चेंजेस आने शुरू होते हैं। सो देयर इज आयरनी इन दैट साइकिल ऑफ लाइफ एंड दैट। तो लाइफ एंड डेथ के स्टेटमेंट में हमने अभी अभी देखा आयरनी थी जो बताती है कि लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे रिचुअल्स है वो क्या है, परमानेंट है। She uses metaphor that the rivers are not only alive like us human। अब उन्होंने मेटाफर देकर हमको क्या समझाया है कि रिवर जो है वो सिर्फ ह्यूमंस की तरह जिंदा नहीं है, लेकिन इमॉर्टल भी है, अमर है, कभी नहीं मरने वाली है। She personifies the river by saying that the river holds its breath because it is choking, यानी कि it is filled with dirt
एंड फिल्थ, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन क्या ये रिवर जो है वो क्यों अपनी सांसें रोक कर रखती है। इट इज फ्लोइंग इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेर इट विल फ्लो क्लीन एंड क्लियर, और वो ऐसी सर्च में है कि वो उन्हीं जगहों पर ज़्यादा अच्छे से बहेगी जहाँ पर पानी क्लियर होगा, साफ होगा, जहाँ पर लैंड दिखाई देगा। द पोएट यूजेस मेटाफर ऑफ द वाटर साइकिल। अब पोएट ने एक्सप्लेन किया है वाटर साइकिल का एग्जाम्पल देते हुए, इलस्ट्रेट करके बताया है कि रिवर के पास सोल है क्योंकि ये वाटर जो है वो इमॉर्टल है। कैसे इमॉर्टल है? क्योंकि वाटर साइकिल में हमको पता है बारिश होती है, पानी जमा होता है, सन के थ्रू इवेपोरेट होता है, बादलों में जाता है, फिर से पानी बहता है, जमीन पर आता है, तो ये वाटर साइकिल है। This becomes growing up, grow with anxiety। तो बेसिकली उनके पास पहले तो पोएट बिल्ड्स अ क्लाइमैक्स बोलता है श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, जहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज की बात चल रही है। इट बिकम्स ग्रो विथ एंग्जाइटी, यानी कि ये वहाँ के लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी आ चुकी है अभी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। देन शी स्पीक्स ऑफ हाउ डेड आर प्लेस्ड, और वो बताती है किस तरीके से डेड को प्लेस किया जाता है। फीट जो होता है उनकी वेस्ट की तरफ होता है। सो द सोल कैन असेंड डायरेक्टली इनटू द सन्स गोल्डन होम इन द ईस्ट, यानी कि क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो डेड बॉडी जो होगी वो इस तरीके से रखी जाती है, वेस्ट की तरफ जो है उसके पैर होंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है सन तो ईस्ट में राइज होता है, सेट होता है वेस्ट में, तो माना जाता है जब इसकी डेड बॉडी से जो सोल निकलेगी तो सोल निकल के सीधा सन की तरफ जाएगी, जो कि बोला जा रहा है अल्टीमेटली कहाँ जा रही है डेड बॉडी? हेवन में जा रही है। दिस टेल्स अस अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ हर रीजन, जो कि उसके रीजन का ट्रेडिशन है, उसके बारे में बात चल रही है। द पोएम इज इन फ्री वर्ड्स एंड द पोएट यूजेस ईजी लैंग्वेज। तो पोएम में फ्री वर्ड्स यूज किया गया है और ईजी लैंग्वेज दी गई है। तो वी रियलाइज द फुल डेप्थ ऑफ मीनिंग ओनली आफ्टर रीडिंग इट मोर देन वंस। तो हमको उसका मीनिंग तब समझ में आएगा जब हम एक से ज़्यादा बार उस पोएम को पढ़ेंगे। द पोएम इज अ लेमेंट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर फॉर डेवलपमेंट। पोएम हमको बताती है किस तरीके से नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? डेवलपमेंट की वजह से। वी ऑल फील सॉरो ऑफ द पोएट व्हेन वी रीड अबाउट हाउ नेचर्स ब्यूटी इज डैमेज फॉर मैन्स ग्रीड। हम सबको सुनकर बड़ा ही दुख होता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से इंसान की अपनी लालच की वजह से मदर नेचर को हम डिस्ट्रक्शन में लेकर आ रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, विच इज़ यूफेमिस्टिकली कॉल्ड प्रोग्रेस। और इसको हम क्या बुलाते हैं? अपने ही लालच के लिए, अपने ही मतलब के लिए जो हम करते हैं उसको हम बुला रहे हैं क्या? हम बुला रहे हैं प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर डायलॉग जो है वो लिख रखा है, दो फ्रेंड्स के बीच में जो है वो किस तरीके का डायलॉग होता है रिवर की इंपॉर्टेंस को लेकर। तो यू ऑल कैन गो थ्रू दिस। जहाँ पर प्रिया और जय है जिनका कॉन्वर्जेशन चल रहा है, जहाँ पर वो रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, पानी क्यों बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्यों ज़रूरी है, क्या हम कर सकते हैं नेचर को प्रेजेंट और प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या नीड है हमारी, किस तरीके से हम मदर नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, सस्टेन्ड एफर्ट्स क्या ले सकते हैं हम। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज़ एंड ओपिनियंस जो है बच्चों यहाँ पर क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो इसके साथ बच्चों हमारा जो पोएम का सेशन है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने ये लास्ट पोएम थी हमारी पोएट्री सेक्शन की, जो कि स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स के ऊपर थी। एक बार मुझे बच्चों ने कई सारी डिमांड की है कि मैम पोएम का अप्रिसिएशन कैसे लिखना होता है वो हमको बताओ, तो एक सेशन में डेफिनेटली उस पर रखूँगी जहाँ पर हम पूरी तरीके से पोएम का अप्रिसिएशन किस तरीके से होता है उसको हम लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगे, हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो एंड डू स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।